बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। गिरती पड़ती चीज़ों के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी चीज़ों की आवाज़ आती है, इनकी आवाज़ नहीं आती। खैर, मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक है। जुम्मा है आज बिल्कुल, और जुम्मे की हमें बहुत सारी अच्छी खबरें जुम्मे के रेफरेंस से मिलती है। एक तो ये कि वीकेंड आ जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, दूसरा बहुत रहमत और बरकत भरा ये दिन होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके सदके अल्लाह हम सब लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आसान करे। ख़ास तौर पे जी बलूचिस्तान और सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे जो सैलाबी कैफियत है, और उसमें भी बलूचिस्तान बिलखुसूस जो सैलाबी कैफियत वहाँ पे है, उन लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, चूँकि इस वक्त सैलाब बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और कराची के जो गिरदो नवा के इलाके हैं वहाँ भी बारिशों की वजह से तुग़यानी है नदी नालों के अंदर, तो सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है। इस हवाले से जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी हैं, इमदादी सरगर्मियों की कोशिश की जा रही है। विद दैट जो कल हमने जिक्र किया था, एक गाड़ी जो बह गई थी, पूरे ख़ानदान था, उसमें इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई, और बाकी जो ड्राइवर है और बाकी फैमिली है उनके हवाले से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये जो आप मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि कराची में मलीर नदी में एक जो गाड़ी है वो बह गई, जिसमें एक फैमिली सवार थी, जिनमें उनके साथ कुछ बच्चे भी थे और उसके अलावा ड्राइवर भी था। तो 2 बच्चों की लाशें, और ये टोटल 4 बच्चे थे, और 2 बच्चों की लाशें भी मिल गई हैं, और बाकियों के हवाले से भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची हो, बलूचिस्तान हो, यहाँ पर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से खासे लोग और ये उस हैं। फैमिली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस बदकिस्मत फैमिली की जो कि इस हादसे का शिकार हुई है। दूसरी जानिब ये आप देख सकते हैं मनाजिर मुख्तलिफ इमारतों के और मुख्तलिफ जगहों के हैं जहाँ पे इस वक्त बहुत बुरी हालत है, पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। और बलूचिस्तान के अंदर तो हमने आपको कहा कि तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट तो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं, जिनको आफत ज़दा भी करार दिया गया, और अभी तक वहाँ पर जो सूरत हाल है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाई है। खैर, आगे जाके हम इन डिटेल्स इस पर भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पर मजीद भी आपको आगाह करें। इससे पहले कि हम प्रोग्राम बाकायदा शुरू करें, रात को बहरहाल थोड़े से हम डर गए थे पहले मैच के बाद, लेकिन रात को थोड़ा सा हमें हौसला हुआ क्योंकि सेकंड मैच हम जीत गए, और इस तरीके से पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स सीरीज भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। बिल्कुल दिखा रहे हैं, और बाबर आजम साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया, हाशिम आमला का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 88 मैचेस जो सबसे ज्यादा रन बनाने का है। और अब तो लोग कहते हैं भाई बाबर द 50 ते पक्का है, मतलब इस किस्म की बात की जाती है। इस वेरी गुड, बात करेंगे इन डिटेल्स। प्रोग्राम बाकायदा शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। IMF की तमाम पेशगी शराइत मुकम्मल, ताजरों पर लगाया गया फिक्स टैक्स वापस, अवाम पर 27 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तैयारियां, पेट्रोल, बिजली और गैस मजीद महंगा होने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात, बारिशों और सैलाब से 103 अजला शदीद मुतासिर। पानी से भरी कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। सैलाबी रेले में बह जाने वाले कार सवार खानदान की तलाश जारी। सेगमेंट ओवर कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवा रही हैं पैदाइशी तौर पर हड्डियों की बीमारी में मुब्तला कामयाब बिजनेसमैन ज़ीशान शफकत मलिक से। पाकिस्तान में तलाक और खुला के केसेस में कई गुना इजाफा, वजूहात क्या हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और प्यार से लाला के नाम से पुकारे जाने वाले अताउल्लाह खान नीसा खेलवी आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। वेलकम बैक। बात करेंगे मईशत के हवाले से। तो एक हफ्ता बेहतरी के बाद रुपया फिर नीचे जाना शुरू हो गया, और जब थोड़ा सा रुपया हिलता है तो हम डर जाते हैं। खैर, डॉलर फिर थोड़ा सा ऊंची उड़ान शुरू कर दिया उसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी कुछ थोड़ी सी मंदी देखी जा रही है। महंगाई तो खैर किसी कंट्रोल में नहीं है। महंगाई तक का तो जिसे कहें ना कि जिक्र ही ना करें, गल ही ना छेड़ें आप उसकी। तो गरीब आदमी का 2 वक्त का जो रोटी खाना है वो मुश्किल हो गया है, 2 वक्त का गुजारा मुश्किल है। दूसरी जाने जो मुतवस्सित तबका है, इसके बाद महंगाई की वजह से मसाइल बढ़ गए हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है जो बिल्कुल एज के ऊपर है गुर्बत के लोगों की। दूसरी जानिब जुलाई की बिजली के बिलों की बात करें तो मुझ समेत भाई सब लोग के कानों के धुएं निकल गए, इतने ज्यादा बिल्स आए। और वी वर लिटरली अमेज्ड कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 10,000 बिल है तो 10,000 का 15,000 समझ में आता है, 10,000 का 25,000 समझ में नहीं आता। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। और यही हुआ हम सबके साथ भी। इनफैक्ट हम सब बहुत एक लिमिटेड फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, बट स्टिल जी हमारे बिल्स एक बड़ी फैमिली के मुताबिक आए, और बिजली के बिल को लेकर
आवाम हुकूमत को दुआइयां तो दे ही रही है। दिल करता है तो किसी बिल के अंदर घुस जाए हम। ओए होए अल्लाह, ये तो अभी कुछ भी नहीं जी। उन्हें कहते हैं कि आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा सख्त होने वाले हैं, क्योंकि इस हवाले से गवर्नमेंट ने मजीद इकदाम किए हैं। IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी है उसमें बतदरीज 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के हवाले से बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। उसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, गैस भी महंगी होगी और 27 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगेंगे। लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हमारी अव्वलीन तरजीह 23 करोड़ लोगों को रोटी देनी है, जबकि वज़ीर ख़जाना साहब जिस तरह पेट्रोल और बिजली और गैस महंगे हो रही है, इसमें नए टैक्सेस लग रहे हैं, इसमें रोटी नहीं मिलेगी बल्कि इससे आवाम की पहुंच से दूरी होगी। और हुकूमती फैसलों के हवाले से अगर हम बात करें और माशी सूरत हाल किस तरफ को जा रही है, क्या कोई मिनी बजट आने वाला है, माशी सूरत हाल क्या होने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। बिल्कुल इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये जो महंगाई का तूफान है, इसमें जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है, अब एक बात हमें समझ नहीं आती। हुकूमत एक काम कर सकती है, चले मान लिया कि वो जो तेल की दरामदात है वो नहीं रोक सकते या उसमें कमी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़रूरियात है, हमारा इंपोर्ट बिल नहीं उतना कम हो सकता, दो कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन एक काम जो हुकूमत कर सकती है वो ये कर सकती है कि कम से कम लोगों के लिए, लोगों के साथ सच तो बोला जाए। खास तौर पे हम पिछले अरसे में पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करते हैं तो मरियम नवाज साहिबा जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो कि हुकूमती जमात है, उन्होंने खुद ट्वीट करके एतराज़ किया और उन्होंने कहा जी हमारे पार्टी हेड ने मीटिंग छोड़ दी इस वजह से, चूंकि अपने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं। और सभी इत्तेहादियों ने कहा, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन शहबाज साहब ने बढ़ा दी। अब शहबाज साहब किसकी ईमा पे बढ़ा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इतना कुछ करने के बाद अगर आपकी बात IMF नहीं मान रहा तो आप कौन से मुआशी रिफॉर्म्स करने के लिए हुकूमत के अंदर आए थे, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हर शख्स ये पूछ रहा है कि आपने इमरान खान को इसलिए हटाया था या पिछली हुकूमत को कि जी हमने मुआशी रिफॉर्म्स करने थे, मुआशी हो गया था। मिफ्ता साहब की ट्विटर स्पेस में सुनता था, उसमें रोज आके वो ये बात करते थे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, उनके पास ये नहीं है, शायद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, यू नेम इट। वो कौन सी रिफॉर्म्स थी जो आपने करनी थी? अब आपकी IMF सब कुछ, आपने वही शराइत पूरी की जो PTI कर रही थी, आप उससे भी दो कदम आगे चले गए, मामला आपका हल नहीं हो रहा। इसका मतलब है आप जो PR के गीत गाते थे, तो एक रिलेशनशिप के गीत गाते थे कि हमारा बहुत अच्छा है IMF के साथ, वो अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो अब तक ये मुआहिदा हो चुका होता। बहरहाल 29 अगस्त के बाद डेवलपमेंट होने की, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद तो हमें मौजूद है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिल वक्त हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसियों को लेकर और आवाम को रिलीफ देने के लिहाज से मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। और इस नाकामी की वजह यही है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, हम जब ये हुकूमत इस सारी सिचुएशन में आई थी, इमरान खान साहब को हटाने के हवाले से अदम एतमाद भी लाई गई, तो इस बात को बेस बनाया गया कि मुल्की हालात जो है आने वाले सालों के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन हालात को ये मौजूदा हुकूमत ठीक करने आई थी वो काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल से बाहर भी रहे, चाहे इनकी मौशी पॉलिसीज हो, IMF के प्रोग्राम के पास जाना हो और IMF की कड़ी शराइत को मानना और उसे लोगों पर इम्प्लीमेंट करना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ का इन्होंने जो कह लें इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसका खातिर खा रिजल्ट नहीं आया। तारीख पे तारीख मिलती रही IMF की जानिब से कि किस जारी कर दी जाएगी, लेकिन स्टिल अभी तक मामला निगोसिएशंस के अंदर ही है। रोज स्टेटमेंट दी जाती है मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से कि जी IMF की किस बहाल होने वाली है, उसके बाद तमाम तर जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन वही बात जो हम तमाम तर मौशी जो कह लें एक्सपर्ट से पूछते हैं, वो यही कहते हैं कि जब तक ये IMF अगर हमें किस दे भी देगा तो इसके जो असरात हैं आम आवाम तक पहुंचने के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और उस सिचुएशन में पब्लिक के ऊपर रोज एक बिजली का बम, एक गैस का बम, ये सारी चीजें जो उन पे थोप दी जाती हैं, उसका नुकसान ये होता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे महंगाई होती है। और जब चीजें बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ती रहती हैं, लेकिन जब कहीं इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं उसका इम्पैक्ट नहीं आता आम मार्केट के अंदर। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या तज्जिया रखते हैं सारी सूरत हाल पर। डॉक्टर शुमाइल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आप ठीक ठाक हैं। आपके आने से पहले हम सारे मुआशी इशारियों की भी बात कर रहे थे जो कि बिल्कुल इस वक्त कुछ बहुत अच्छे नहीं है। डॉलर पिछले कुछ अरसे में नीचे तो आया, लेकिन वो नीचे भी क्या आया कि जब 185 से 250 तक चला गया और फिर वो अगर 10-15 रुपए 20 रुपए टूट भी गया तो उसने मईशत को क्या देना है। दूसरी जानिब डेट सर्विसिंग का पहाड़ है हमारे सर पे खड़ा है। तीसरी जानिब महंगी बिजली है, हमारे मैन्युफैक्चरर को कंपैरेटिव होने ही नहीं देती है कि वो जाके एक्सपोर्ट्स करें और उनकी चीजें बिके इंटरनेशनल मार्केट में। कल मैं पढ़ रहा था कि बांग्लादेश की GDP पाकिस्तान से ऊपर चली गई है, 51 ईयर्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंस एंड देन यू टॉक अबाउट 75 ईयर्स ऑफ आवर्स। कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया इमरान। ऑल्दो के अभी हमें एक थोड़े अरसे की रिस्पाइट जरूर मिला है जैसे आपने बताया, लेकिन
अभी जो चैलेंजेस हैं वो तो वहीं खड़े हैं। IMF प्रोग्राम पे हम हैं, हम सुन रहे हैं, डिसीजन भी हो गया, लेटर ऑफ इंटेंट भी हो गया, मीटिंग भी होने जा रही है। अब हम ट्रांच का इंतजार कर रहे हैं। हमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दिए, लेकिन अभी बाकी कंट्रीज के अनाउंसमेंट्स जिस तरह सऊदी अरेबिया, कतर के रहते हैं, UAE ने अपने 1 बिलियन का कंफर्म कर दिया। तो ये कमिटमेंट्स जो IMF के प्रोग्राम के अंदर रहने की वजह से हमें लेनी है, इसकी वजह से भी हम पे प्रेशर रहेगा। और दूसरा, हमें परफॉर्मेंस और हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ेगा, जो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन इन हालात में वो जो कौम को समझने की जरूरत है आपके प्रोग्राम के जरिए इस सुबह, वो ये है कि ये मुश्किलात में से तो अभी हमें गुजरना पड़ेगा, और ये किसी मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी और की इसकी इस वक्त सिचुएशन नहीं अलाउ करती कि वो बहुत ज्यादा सब्सिडी पास कर सकें, बहुत ज्यादा लोगों को सहूलत पास कर सकें। हमें इसी वजह से हाई पेट्रोल प्राइसेस का भी करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमें IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अपने रिजर्व्स को भी बढ़ाना है। अच्छा, डॉक्टर साहब एक नुक्ता मुझे क्लियर करें जो मुझ पे वाजे नहीं हो रहा, आप अगर कर पाए, वो ये है कि हुकूमत का काम क्या होता है। देखिए, हमने टैक्सेस देने हैं, हमारे टैक्सेस को तकसीम कर देना, उन्होंने इतने पैसे यहाँ जाएंगे, इतने यहाँ जाएंगे, उसके बाद जो डेफिसिट होगा वो भी आपने अगर IMF की सारी शराइत मानकर सब कुछ वही करना है, कहीं आपने निगोसिएशन नहीं करनी, सिफारतकारी अपनी नहीं दिखानी, और जो कुछ उन्होंने कहना है कर देना, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने आपकी बात नहीं माननी, तो डू यू फील सेटिस्फाइड बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट? आपको लगता है कि ठीक है उसके बावजूद भी? हम लोग जो हैं, जो गलतियां सरजद हुई हैं ओवर डेकेड्स, वो इतने शॉर्ट अरसे में नहीं ठीक हो पाएंगी, और हमें वो कड़वे घूंट इसीलिए पीने पड़ रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल बचा है। हुकूमत का काम है लेवल प्लेइंग फील्ड करना। हुकूमत का काम है कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिटी के जरिए, अपने उसके जरिए, स्टेट के जरिए, उसके अंदर लॉसेस जो हैं वो हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। उनकी कोताहियों की जो खमियाजा है वो कौम भुगत रही है। अब देखिए, 1.8 ट्रिलियन जो है वो सर्कुलर डेट्स और एनर्जी लॉसेस और इस किस्म की चीजें जो हैं वो टैक्स पेयर कर रहा है। दूसरी बात ये कि गैर जरूरी अखराजात को रोकना जरूरी है। गैर जरूरी अखराजात का मतलब है कि हर वो चीज जिससे मुल्क की बका का ताल्लुक है उसको आप जरूर करें, और जिसका नहीं ताल्लुक है, तायुश की चीजों को खत्म करें। तायुश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चॉकलेट्स को बंद करें, तायुश का मतलब है कि गैर जरूरी जो हुकूमत के अखराजात हैं वो बंद, उनको कम किया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर इस्माइल, ऑब्वियसली हुकूमत ने, आपने IMF प्रोग्राम की बात की कि हम उनकी शराइत तो मान रहे हैं और हुकूमत को एक लेवल फील्ड पे खेलने की ज़रूरत है, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी है वो हुकूमत ने 30 से 50 रुपए तक यकीन दहानी कराई है IMF को, ऑब्वियसली। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना दावा करते हैं जी हमारी प्रायोरिटी है कि हम 23 करोड़ आवाम को जो रोटी दें या बेसिक नेसेसिटीज़ दें। सारी सिचुएशन में ये जो टारगेट वज़ीर ख़जाना साहब करना है या इन्होंने गोल जो सेट किया है रोटी देने का, आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है महंगाई की शक्ल में, इसमें पब्लिक को रिलीफ मिलेगा? देखिए, हुकूमत ने अभी जो कल ही अनाउंसमेंट हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो यही हुई है कि हम जो बहुत ऐसी चीजें थी जिनको लग्जरी आइटम्स को बैन किया था, उन पर से बैन तो उठा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर 300 से 400% तक हम टैक्सेस में, रेगुलेटरी ड्यूटी में और मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ा रहे हैं, जिससे हुकूमत जो है ये उम्मीद कर रही है कि वो जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे और टोबैको के ऊपर 50 अरब का, उसको फिर वो पास ऑन करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ यानी कि डायरेक्ट सब्सिडीज जिसे कहते हैं गुरबा के लिए, ताकि उनको कुछ आसानी पैदा हो सके। ये प्रोग्राम है। इन हालात के अंदर बेसिकली काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसलिए उसकी वजह ये कि हमारे रेवेन्यूज नहीं इनहैंस हो सके। अभी आपने देखा कि टैक्स लगाया था ट्रेडर्स के ऊपर, उस पर बहुत ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस आया कि जी छोटे ट्रेडर्स पे लग रहा है, लेकिन अक्टूबर में जाके दोबारा से हुकूमत को शायद एक मिनी बजट की भी हम सुनवाई है कि पॉसिबिलिटी है कि उनको दोबारा से कुछ चीजों को रीएडजस्ट करें। डॉक्टर साहब, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है कि हमारा मसला यही रहा है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स पे रहे हैं, हमने लॉन्ग टर्म नहीं है, और मौजूदा हुकूमत भी ऐसे ही है कि जैसे जब तक अपना टेन्योर है, हर हुकूमत ने यही किया है, सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, उस वक्त तक आप इंतजाम करें और फिर अगले के रहमो करम पे छोड़ के चले जाएं, और वो फिर आके नई पॉलिसीज करे, नए ताल्लुकात बनाए एंड ऑल दैट। इसके लिए क्या किया जा सकता है इस वक्त? आप एक बतौर वाशी माहिर के आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कम से कम जो भी कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हो, उसके नुकसानात हैं तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे उसका समअप किया जाए कि फायदा हो उसका?
इमरान, हम इस नहज पर आ चुके हैं कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे वो इस वक्त की हो या दूसरी जो इस वक्त इनकम्बेंट है जो आ सकती हैं, यानी कि दूसरी जो अपोजिशन में बैठी है इनकम्बेंट के अलावा, उन सबको यही बहुत सख्त और कड़े फैसले करने हैं और वो पॉलिटिकल जो पॉपुलिस्ट फैसले हैं वो करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सिचुएशन ये है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस नहीं रहा किसी भी पार्टी के लिए जो भी हुकूमत में आएगी कड़े फैसले करने के लिए। बहुत या तो फिर ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि नॉन पॉलिटिकल हो, अदरवाइज ये हर वक्त जो है वो अपने कंधे से पीछे देखते रहेंगे और डरते रहेंगे। और जब तक ये सही फैसले नहीं कहेंगे जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे वो आपकी गैर जरूरी अखराजात को रोकना है, उसके लिए बहुत सख्त फैसले करने हैं। डिपार्टमेंट्स के, इंटर डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ हुकूमत के उसमें स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। तो जब तक आप अपने एक्सपेंसेस को कट नहीं करेंगे, और दूसरी बात से ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें अब 80 बिलियन जो हमारा इंपोर्ट है उसको कर्टेल करने की हुकूमत ने कोशिश की है, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? कल तो फिर खोल दी पुरतयश अशिया की जो दरामद है, पाबंदी खत्म की है। वो उसकी वजह ये कि हम सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के, हम कंप्लीटली बैन नहीं लगा सकते हैं। हम WTO के और मुख्तलिफ कन्वेंशंस के ऊपर सिग्नेटरी हैं, तो कुछ अरसे के लिए कर किया है, लेकिन अब उसको हाई रेगुलेटरी ड्यूटी के जरिए आप कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। असल चीज यही है कि आपको अपने गैर जरूरी अखराजात कम करके रेवेन्यूज बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें, और हालिया इसके ऊपर बहुत से लोगों ने लिखा भी है कि जहां पर जो टॉप टियर के लोग हैं वो अरबा रुपए जब कमाते हैं तो वो टोटल जो टैक्स देते हैं वो नेग्लिजिबल होता है। तो सर्विसेज के मुकाबले में, एग्रीकल्चर के मुकाबले में इंडस्ट्री ज्यादा टैक्स देती है। तो जब तक हम पूरे इनकम कहीं से भी आए उसको टैक्स नहीं करेंगे तो हमारे रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर इस्माइल, एट द एंड ऑब्वियसली चाहेंगे कि पब्लिक की, ऑब्वियसली आप जिस तरह से हम टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की बात हो या पेट्रोलियम मसनूआत की हो, इंटरनेशनल मार्केट की हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे आम पब्लिक को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को बनाए, उनको सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ के हवाले से फ़र्क पड़ता है। आपके नज़दीक पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी सिचुएशन में, क्योंकि अभी स्टेट जिन मामलात में उलझी हुई है उसमें पब्लिक के हवाले से हाँ रुक रही है, तो हम उसमें एज ए नेशन या एज ए सिटीजन किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं? हम आई थिंक हम एज ए नेशन, एज ए कंज्यूमर, हम अपनी जो कंजम्पशन पैटर्न को उसको चेंज करने की कोशिश करें। जाहिर बात है उसमें हम मियाना रवि इख्तियार करें, उसमें हम जो भी कोई हम चीज इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करें कि लोकल हो, इंडिजिनस हो, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड हो, बेशक वो कम क्वालिटी की हो, हम उसको इस्तेमाल करें ये समझते हुए कि कौमी फरीजा है, मैं कुछ ना कुछ पैसे बचा रहा हूं अपने मुल्क के लिए। आई थिंक इस किस्म की हमें ये कुर्बानी कह लें या ये एक कंजम्पशन पैटर्न है। दूसरी बात, गैर जरूरी चीजों से हम इज्तनाब करना शुरू करें, और इवन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये कहूंगा ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी अपने आप को इस कौमी फरीजे के तौर पे सोचें कि हमारी कंजम्पशन को हम थोड़ा सा कर्टेल करें। हमारी इस वक्त टोटल कंजम्पशन और टोटल ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट रिलेटेड है, और इसी वजह से ये हमारा एक डबल एज्ड किस्म का जिसे चैलेंज आ गया है, जहां पे ट्रेड डेफिसिट भी है और फिस्कल डेफिसिट इस वजह से है कि हम लोकली रेवेन्यू उतना इकट्ठा नहीं करते, और उसके साथ साथ हम लॉस बहुत कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीजों से अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत, ये हुकूमत या आने वाली हुकूमत जो भी है, वो जब तक वो सख्त फैसले नहीं करेगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेगी, तो हम इसी किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर फंसे रहेंगे और जकड़े रहेंगे, और हमारी ब्रीदिंग स्पेस खत्म होती जा रही है। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, एनालिसिस हमारे सामने रखा। डॉक्टर शमाइल हमारे साथ थे, एंड बिल्कुल यहाँ पे तो हालत ऐसी है कि पता है कि मुल्क में डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर घट रही है, लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर खरीदना शुरू कर दिए टू अर्न मोर प्रॉफिट। ये हराम तो कतई तौर पे नहीं है, नाजायज़ भी नहीं है, लेकिन क्या आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप उस सूरत में जब आपके मुल्क को डॉलर की ज़रूरत है, आप अपने ज़ाती मफाद के लिए डॉलर को ख़रीद के स्टोर कर रहे हैं, तो आप कितने मुखलिस हैं। आपसे मुराद हम सब हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जहाँ तक हुकूमत की खामियाँ हैं वो भी हम पॉइंट आउट करते हैं, जो अच्छी बातें हैं वो भी करते हैं, तो अल्टीमेटली इट्स ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर हमने काम करना है। अच्छा जी, ब्रेक हमने लेनी है, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आ रही है हमारे पास मलीर नदी के हवाले से। आपको बताया था एक ख़ानदान जिसके मजबूरी तौर पर 6 और 7 एक ड्राइवर, 7 लोग लापता हो गए थे बहकर, 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई थी। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि एक और बच्ची की लाश मिल गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, मुख्तलिफ जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी तरफ से। एक और बच्ची की लाश मलीर नदी से मिली। That's so unfortunate। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। बलूचिस्तान के हवाले से हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पर जो भी मुश्किलात हैं उनको हल करे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात की वजह से पाकिस्तान में गैर मामूली हद तक हमने देखा कि तवील और तबाहकुन बारिशें हुई। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला जारी है और हालिया बारिशों से पहले ही मुतासरीन शदीद परेशानी से दो चार थे, लेकिन बारिशों का एक नया स्पेल अब मुतासरीन पर अजाब और कहर बन के टूट रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर जी जानी और माली नुकसान हो रहा है। NDMA के अदाद शुमार के मुताबिक अब तक अगर हम बात करें 103 अजला में 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 649 अफराद की मौत वाक़या हुई है। जबकि बलूचिस्तान में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तबाही देखने में आ रही है। लेकिन कराची की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पे भी नदी नालों में जो नदी नाले हैं उनमें तग़यानी और बारिश की जो वजह से कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं वो शहरियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। बिल्कुल, ऐसी वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पे सामने आती हैं। टीवी के कैमरे कुछ आपको दिखाते हैं, कुछ सोशल पे आप देखते हैं, दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। हमने बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज़ भी किया था, जो मलीर मुमकिन गोट में लिंक रोड है उससे कार सैलाबी रेले में बह गई थी, जिसमें एक ही ख़ानदान के 6 और उनके साथ एक ड्राइवर 7 अफराद बह गए थे। 3 बच्चों की लाशें इनमें से मिल गई हैं, जबकि अभी तक 4 अफराद ताहाल लापता हैं। गाड़ी मिल गई है, लाशें नहीं मिली। अभी तक सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। जनूबी पंजाब के 2 अजला ज़िला जो डेरा गाजी खान है और राजनपुर, ये बारिश और सैलाब से शदीद मुतासर हो रहे हैं। और ज़िला राजनपुर की जो तहसील रुझान है, इसमें क्या इस वक्त सूरत हाल है, हमने कहा कि वहाँ से ज़रा एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। हमारे साथ DG 1122 मौजूद हैं रिजवान नसीर साहब, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या अपडेट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ख़राब सूरत हाल है, वी नो दैट, और वसाइल की भी कमी है, हमें ये भी मालूम है। लेकिन हम चाहेंगे कि ज़रा ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन अगर आपके ज़रिए हम तक पहुँचे। इस वक्त क्या विटनेस कर रहे हैं आप और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या सरगर्मियाँ वहाँ पे? जी, ये बेसिकली एक अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म की इतनी बारिशें हो जाना, ये बहुत अरसे बाद इस किस्म का कोई पैटर्न जो है यहाँ पे आया है। आई थिंक इसका जो एक इफेक्ट हुआ वो 2 एरियाज है। ये कोहे सुलेमान की बेल्ट है, जो अगर माउंटेन रेंज हम देखें तो ये यहाँ पे हमारा DG खान में खास तौर पे तौसा और ये जो हमारा राजनपुर का एरिया ये इफेक्ट होता है। तो उसमें मैंने कल खुद विजिट किया, जो रुझान के एरिया, फाजलपुर, फिर उसके बाद जामपुर, और उसके बाद आज DG खान और तौसा भी हमारी टीमें जो इस वक्त काम कर रही है। इस वक्त हमारी कोई 120 के करीब बोट्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं, और जिसमें हमारे इस वक्त जो है वो कोई 500 के करीब रेस्क्यूअर्स भी जो है मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर काम कर रहे हैं। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जहाँ पे भी इस वक्त, तो कल जो बीच में बारिशें हुई, 2 स्पेल्स आई, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है एरियाज हैं वो इनंडेट हुए। तौसा का जो एरिया था वो बेहोवा और कोड़ा में, सूरी लोन में, सांगड़ का जो इनके आए हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ एरियाज DG खान के थे, लेकिन सब लोगों को हमने सेफली इवैक्यूएट, क्योंकि पहले से एक सिस्टम हमने प्रिपेयर्डनेस का गवर्नमेंट ने रिव्यू किया, और उसके बाद वहाँ पे पहले से हमने किश्तियाँ और दूसरे जो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पॉसिबली चांसेस होते हैं वहाँ पे किया हुआ था, और वहाँ से सेफली इवैक्यूएट कर दिया। उसकी वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई भी यहाँ पे डेथ उस तरह नहीं हुई। एक कोई जो लाइटनिंग की वजह से हुई, बाकी जो 3 बॉडीज आई वो हमारी बलूचिस्तान साइड से जो है वो इधर आई थी, जिनको हमने वापस कर दिया। तो इसलिए टाइमली इवैक्यूएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे एरियाज में लोगों को जाने से, चाहे अर्बन फ्लडिंग कोई भी हो, इस वक्त भी अगर शहरों में भी हो रही है, वहां पे भी मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जब तक कि बहुत कोई जरूरी ना हो, ऐसे पानी में और चीनों से जाने से गुरेज करें। ठीक हो गया। अच्छा रिजवान साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली आप लोग इमदादी सरगर्मियां तो जारी रखे हुए हैं, ऐसे में मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं। जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करना, और ऑब्वियसली आपकी मशीनरी और सारी चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, तो क्या चैलेंजेस है आपको, इस हवाले से भी थोड़ा बताएं हमें। जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है लोग टाइम पे अक्सर निकलते नहीं है, तो उनको वहाँ पे निकालना पड़ता है। फिर वो कोई ना कोई अपनी वापस चीजें लेना चाहते हैं। मतलब रात के वक्त मुझे याद, कल कोई 11 बजे के करीब, क्योंकि हम रात को भी ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी बहुत जरूरत होती है कि लोग फंसे होते हैं, तो वो आके कि जी मेरी कुछ चीजें अंदर है तो वो निकाल लें। इस किस्म की चीजें, वो भी बेचारे अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उस वक्त अब इस सूरत हाल में जाना, उनके जो घर है वहाँ पे जहाँ पे पानी आया हुआ है, उन्होंने फैमिलीज अल्लाह का शुक्र है निकल आई हुई है। फिर ऐसी जगहों पे जिस वक्त चैलेंज होता है वो ये है कि जो पानी है, देयर इज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, यानी पीने का पानी नहीं है। अब उसकी वजह से फिर वबाएं जो है वो फिर फैलती हैं, इसलिए उसमें खास तौर पे एहतियात करने की जो है वो जरूरत है। और इसी तरह से जो खास तौर पे एक जो डेथ यहाँ पे हुई वो लाइटनिंग की वजह से हुई सरप्राइजिंगली। तो ऐसी हाल में
जब वो है वो और पहले भी हमारी मुजफ्फरगढ़ में इसी तरह से हुई कि लोग वो जब बारिश थी दरख्त के नीचे गए और दरख्त को जिस वक्त लाइटनिंग हिट हुई तो सारा वहां पे गीला था, तो उसकी वजह से 3 उधर और 1 यहाँ पे डेथ जो है इस तरह। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये कुछ तौंसा के हवाले से रात से ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए, क्या अपडेट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या वहाँ पे इस वक्त जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो सिग्नल्स हैं, जो कि एक बड़ा अहम जरिया है ख़ास तौर पे किसी ऐसी आबादी में जो कि आपकी नज़र में या रेस्क्यू इदारों की नज़र में ना आए और वो इतला दे पाएँ या कनेक्ट कर पाएँ कि वो मुश्किल का शिकार हैं, क्या मोबाइल सर्विस वहाँ पे मौजूद है? और दूसरा, आपका डाटा क्या कह रहा है, क्या इस वक्त सभी फैमिलीज को कम से कम रेस्क्यू कर दिया गया या आपके नॉलेज में है कि यहाँ पे लोग हैं, या कोई ऐसे अनआइडेंटिफाइड एरियाज भी हैं जहाँ पे अभी तक आपको नहीं मालूम कि आबादी हो सकती है और वो ज़ेरे आब हो इलाका? जी, हमारे जितना सिस्टम है आज अल्लाह का शुक्र है कि आज कनेक्टिविटी और इस वक्त हुकूमत ने अब तहसील की सतह पे तौसी कर दी हुई है रेस्क्यू के निज़ाम की। उसकी वजह से हर एरिया के अंदर अब हमारे रेस्क्यूअर्स और एक सिस्टम ऑफ कनेक्टिविटी मौजूद है। 111 इमरजेंसी नंबर पे जैसे ही कॉल आती है वहां पे रिस्पॉन्ड करते हैं और हर एरिया के अंदर हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है वो है। उसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई ऐसा डेथ नहीं हुई। तो ये टाइमली इवैक्यूएशन उसकी वजह से, तो ऐसा कोई भी एरिया अगर कहीं पे भी होता है तो कनेक्टिविटी एक नहीं तो दूसरे मल्टीपल जो है वो कोई ना कोई उनका टावर चल रहा होता है। एक आधे एरिया में थोड़ा सा टावर का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, बट वहाँ पे भी ऑल्टरनेट आपको कनेक्टिविटी जो मिलती है, बाकी को बहुत अंदर पहाड़ों में या किसी एरियाज में कहीं पे हो, अदरवाइज मेजोरिटी एरियाज में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो तौसा का भी बता दें हमें जरा। जी, तौसा में भी इसी तरह से हमारा जो ऑपरेशन है वहाँ पे जो हमारे सारे ये जितने आते हैं हिल टॉरेंट्स वो वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। वहाँ पे भी हमारी जितनी टीम्स हैं वो इस वक्त डिप्लॉयड है और वहाँ से भी जिनको भी इवैक्यूएशन करनी थी हमने पहले से इवैक्यूएशन कर ली। अगर मैं इवैक्यूएशन का आपको फिगर बताऊं तो तकरीबन 2-3 हज़ार के करीब हमारी इवैक्यूएशन डीजी खान में है। इसी तरह 6,000 इवैक्यूएशन हमने जो है वो राजनपुर में की। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी हम प्रोवाइड और असिस्ट कर रहे हैं ताकि बेचारे अगर एक जगह से दूसरी महफूज जगह पे जाना चाहते हैं तो वो भी हमारे को डीजी खान में इस वक्त कोई 7,816 के करीब हमने की। राजनपुर में इस वक्त 6,000 और 162 के करीब हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी परफॉर्म कर चुके हैं। इसी तरह न सिर्फ ये बल्कि हमारा मियाँ वाली और इस वक्त रावी के भी अगर जितने एरिया देखें जहाँ पे वहाँ पे भी जो पानी आया वहाँ पे भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त तक हम 9,780 के से जो है इवैक्यूएशन कर चुके हैं और तकरीबन 15,000 के करीब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया है। और हमारी इस वक्त 350 बोट्स जो है वो अगर इस बेल्ट के अंदर देखें 120 और बाकी जगह पे भी सारी एरियाज जहाँ पे भी ये आए हैं या हमारे अगर कुछ हिल टॉरेंट्स नारोवाल या सियालकोट के एरियाज को उन्होंने आकर हिट किया तो वहां पे भी हमारी जो है वो टीम इस वक्त जो है वो साथ साइमल्टेनियस। तो कोई रिसोर्सेज वगैरह की कोई कमी का भी सामना है आपको डॉक्टर साहब? चूंकि आपका इदारा तो अच्छा एफिशिएंट इदारा है, आपका वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव और बड़ा अच्छे तरीके से आप लोग काम तो करते हैं, लेकिन जाहिर बात है ये कैटास्ट्रॉफी बहुत बड़ी है, ये सवाल बहुत बड़ा है जो हम फेस कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज काफ़ी हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं अल्लाह ये हम जो है इस वक्त कहीं पे भी हमें इस वक्त प्रॉब्लम नहीं आ रही। आई थिंक जो हमारा सारे एरियाज हैं बस सिर्फ हमें अगर टाइमली कॉल आ जाए और लोग टाइमली निकल जाए वहां से, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक मैनेजमेंट और चूंकि हमारा अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तहसील की सतह तक तौसी हो चुकी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो वो हुआ अनाउंसमेंट भी और सारी चीजों पे तहसील की सतह पे, तो उसकी वजह से आज एक्सेस हर जगह पे वो बाज़ औक़ात होता है कि ऐलान फौरन हो जाता है ना अपनी तख्ती लगवाने के लिए या सियासी स्टेटमेंट्स के लिए, लेकिन रिसोर्सेज मुहैया नहीं किए जाते इदारों को या देर से किए जाते, तो इसलिए हमने पूछा। अगर आप अमली तौर के ऊपर आके अब इस वक्त देखें, बल्कि मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कि आइए आप डिफरेंट एरियाज के अंदर जरूर, बल्कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो हम भी आपको कहीं पे भी किसी एरिया में भी ले जाके वहां पे दिखा भी सकते हैं। और प्लस गवर्नमेंट ने जो बाद में फिर को टेंट्स बनाए, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि टेंट में बारिश में वहां पे रहना मुश्किल होता है, तो जनरली वो अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको जो भी फिर फूड राशन प्रॉपर फैसिलिटीज तो दी जा रही हैं। थैंक यू भाई। प्रॉब्लम होती है जो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है जहाँ पे ये पहाड़ी इलाका, आप सुलेमान का बेल्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने कितने दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे के वो अब लोग डिफरेंट है, वहाँ तक एक्सेस ऑब्वियसली ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो बस जबरदस्त आप लोग इमदादी काम कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन सिचुएशन हम अगर बलूचिस्तान की तौसा की दीगर जगहों की बात करें तो कितनी अच्छी नहीं है और हौसला अफजा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल चीज़ है जिसमें ऑब्वियसली इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। लोगों के हवाले से जो उनको चैलेंजेस थे वो भी उन्होंने बताया कि लोग नॉर्मली डिले करते हैं या टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते, इवैक्यूएशन में उनको बहुत सारी मुश्किल होती है। सो अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। इसी नोट पे जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुकी है और अब इमरान का बहुत दिल कर रहा था कि हम पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच पे बात भाई शुक्र है हम तो कल वैसे अच्छा कल हमारी इज्जत रहेगी मैच में ना। हमने पहले 186 पे आउट कर लिया, 2 के 1 पार्टनरशिप बड़ी तगड़ी लग गई थी, हमें लगा कि कहीं रन ज्यादा ना बन जाए, लेकिन फिर हमने उसको चेज करते हुए पहले 26 पे 2 विकेटें गिरा दी, फिर हम डर गए, फिर हमारे ब्लड प्रेशर थोड़े से हुए, लेकिन फिर फाइनली हमने 7 विकेट से कल मैच जीता और मैच के साथ साथ सीरीज भी जीती। सीरीज जीत ली जी। आज एक्सप्रेस न्यूज पे हेडलाइन लगी है, वो मैं जरूर पढ़ूंगी क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है हेडलाइन पढ़ के। हाँ, डेली एक्सप्रेस पे, एक्सप्रेस न्यूज पे नहीं, सॉरी एमटी पे। अच्छा जी, ऊंची हवा में उड़ने वाले डच बच्चे जमीन पर आ गए। वाह 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 वाह, आई लाइक जो हमारे एडिटर साहब वैसे ही सलीम खालिक भाई हैं, लेकिन एडिटर साहब अगर देख रहे हैं ना तो कभी कभी हमारा दिल बहुत ही बड़ा कर देते हैं ऐसी हेडलाइंस, और कभी कभी बहुत ही डर जाते हैं हम कि बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन जबरदस्त है जी, हमें बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। अगर हम इस मैच की सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान ने बीट किया, और पाकिस्तान के लिए तीनों मैचेस जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर हमें क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा। हम फिर डायरेक्ट 8 उन टीम्स में शामिल होंगे जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। आपको पता है वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है, साल के आखिर में होना है, और पाकिस्तानी टीम को इस वर्ल्ड कप को जीता है बिकॉज बहुत अरसे से हमारी नजर, और इस वक्त जो एक प्लेयर कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है, मेरे ख्याल में वी कैन मेक इट। हम कल इमामुल हक और फखर जमान के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमामुल हक और फखर जमान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनको खेलना सीखना चाहिए, उनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कल भी दोनों बहुत ही कम रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि पहले मैच में इमाम साहब 100 उन्होंने किया था और दूसरे मैच में उन्होंने अब कुछ भी नहीं किया। बाबर आजम इज द ओनली कंसिस्टेंट प्लेयर दैट वी हैव, लेकिन दूसरी जाने बस दी लीदे और जो टॉम कूपर हैं, इन्होंने जनाब वंस अगेन 89 एंड 66 रिस्पेक्टिव स्कोर अपना बनाया। पाकिस्तान ने खैर 187 रन का हदफ 34वें ओवर में पूरा किया, और बाबर आजम एज वी से 50 तो करते ही हैं माशाल्लाह से, अपने 50 रन निकल भी किए। लेकिन पाकिस्तान को इतना डर के नहीं खेलना चाहिए। कल भी पाकिस्तान ने इतनी बॉल्स खेलने के बाद 187 पहले मैच के बाद डर के खेलना ही बनता था, वरना अगर ये कॉन्फिडेंट चलते तो अल्लाह ना करे को मुश्किल हो सकती थी जी। ये व्हाइट वॉश का इरादा तो है इन टीम्स का, लेकिन हमारी टीम का इन टीम्स का जी। लेकिन साथ साथ कुछ कैच जो ड्रॉप होते हैं, ये हमने कल के मैच में भी देखा और इससे पहले वाले मैच में भी देखा। उस पर बहुत सारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो भी तज्जिया देते हैं कि हम कैच बहुत ड्रॉप करते हैं। इसकी एक बड़ी रीजन है कि हमारी फील्डिंग काफी अरसे से देख रहे हैं कि वीक है। बिल्कुल हमारी फील्डिंग की परफॉर्मेंस हमारी, और हमेशा हमें लगता है कि अब ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि अब टॉप ऑफ द ब्रेक की जानिब जाए, मौसीकी से जिनको बेपनाह लगाव है, और मौसीकी में भी फोक और फोक में भी सराइकी से जिनको लगाव है, उनके लिए आज बड़ा जबरदस्त दिन है भाई। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले लाला की हम बात करें, द वन एंड ओनली लेजेंडरी अताउल्लाह खान ईसा खिलवी, जिनको लाला प्यार से कहा जाता है, आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रहे हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी का वक्त हुआ चाहता है। इट्स अ वीकेंड कॉफ़ी फॉर ऑफ यू। भाई बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है जिनसे हम आज आपको मिलवा रहे हैं, जो इस्लामाबाद के लोग हैं, और ख़ासतौर पे जो सोशल सर्कल है वो तो इनको जानता है। ज़ीशान शफकत मलिक इनका नाम है, और चाय महफिल ज़रूरी मामलात पे बहुत सारे लोग जाते हैं इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में। इनकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इन्होंने अपने आप को इंकरेज करके एज एंटरप्रेन्योर मुतारिफ कराया है। क्या लाइफ स्टोरी और अब मामलात कैसे लेके जा रहे हैं, इनके ज़रूरी मामलात जानते हैं आज के ओवर कप कॉफी विद हमना खालिद। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और यार आज का दिन ना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, थोड़े लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कुछ थोड़े आज मैंने भी पूरा दिन ना थोड़ी सी स्ट्रगल देखी। लेकिन जब मैं आज रिकॉर्डिंग के लिए आई, जब मुझे पता चला गेस्ट कौन है, जब मैं उनसे मिली, एक ऐसे बंदे से मिली जो कि बहुत पॉजिटिव, और उनकी एक लाइन है यार, नेवर गिव अप, तो मुझे फ़ील हुआ कि जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। थोड़ी सी मुझे आज किसी ने ये मोटिवेशन दी जो कि बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि भाई बस आज मेरा दिन जो है ना, वो जितना भी पीछे गुजरा है ना, वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा गुजर चुका है। तो मेरे ख्याल में ये इंट्रोडक्शन जो है ना सबसे पॉजिटिव वन है। और मेरे साथ आज ज़ीशान है जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं। तो आइए आज ऑन एयर उनकी स्ट्रगल और
उनकी जितनी भी यहाँ तक की इतनी हाइप है वो किस तरह बनी, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमना, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं आपसे आपकी ऑब्वियसली स्ट्रगल ही पूछूंगी, क्योंकि अभी आप मेरी स्ट्रगल सुन रहे थे। तो किस तरह से आपने कोप अप किया इस तरह के माशरे में, कल्चर में? आई वुड से कि देखें, पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे माशरे के अंदर, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन अगर इंसान को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम हो, तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे जो ये मेरा फिजिकल इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम है, ये मुझे पैदाइशी तौर पर था, इट्स जेनेटिक डिजीज़ जी। तो पैदाइशी तौर पर एक बचपन में यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, घर पे भी और उसके बाद स्कूल ज्वाइन करना, कॉलेज तक जाना, वो पूरा जो शुरू के 10-12-15 साल थे काफ़ी मुश्किल थे मेरे। और वालिदैन ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि इसको पढ़ाई लाजमी करवाएंगे ताकि एजुकेशन आ सके और ज़िंदगी में कुछ बन जाएगा। अगर पढ़ाई की बात करें, मैं पढ़ाई में नालायक भी था, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। आई वॉज वेरी लो विद सेल्फ इस्टीम, मतलब मुझे अपने आप को देख के बुरा लगता था। मेरे बहन भाई भी हैं, हम 3 बहन भाई हैं, तो दे वेरी नॉर्मल यू नो। तो सॉरी, मैं आपकी बात करती हूँ, आपने कहा वेरी लो। अच्छा, हमारा मतलब इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा है, एक आप खुद लो फील कर रहे होते हो जी, ठीक है, कुछ आपके इर्द गिर्द के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि देखिए हम जब पैदा हो रहे हैं तो हम तो नहीं जानते कि माशरा हमें कैसा मिलेगा ना, वो माशरे का नेगेटिविटी हमें हमारी छाप चढ़ जाती है। तो जब लोगों ने मुझे डिनाई किया, जब लोगों ने मुझे बुली किया, लोगों ने मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारा, तो मुझे लगा कि मैं शायद यही हूँ। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ मैं ये बन गया। मुझे कुछ मेहनत करने का दिल नहीं करता था, मुझे अपने आप से हेट्रेड हो गई, मैं अपने आप को नापसंद करता था। तो इस किस्म का एक स्ट्रगल रही, लेकिन आई थिंक कि जूँ मैं पढ़ाई में आगे जाता रहा, बेशक मुश्किल सफ़र था मेरा, लेकिन मेरी वालदा हमेशा मुझे क्या करती थी कि तुम मुझे देखने में ना माजूर नज़र नहीं आते, आई डोंट सी यू एज अ हैंडीकैप पर्सन, मुझे आम नज़र आते हो, एंड आई सी यू एज एन एक्सेप्शनल पर्सन। तो वो बातें सुन के मैं कहता रहा कि मेरा ये अम्मी मजाक उड़ाती हैं, बट व्हेन आई वो भी आपको नेगेटिविटी नजर आने व्हेन आई टूक हर वर्ड्स टू माय हार्ट ना, तो मैं ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो गया। एंड बाय द टाइम आई वाज इन माय कॉलेज में, मैट्रिक के बाद एफएससी में गया, तो मैं मुख्तलिफ होना शुरू हो गया, मतलब कि मेरी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी बढ़ गई, लोगों को देखना, उनसे बात करना, उनसे सुनना। तो आई वुड से कि उसके बाद फिर अल्लाह ने शायद लिखा हुआ था, जो मैंने एक मुश्किल सफ़र गुजार चुका था, यानी अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ लिया माशाल्लाह। उस तरह से आप यूं पीक पे जाते रहे। उसके बाद तो आप यकीन करें, पढ़ाई की बात हो, आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट, मुझे सहाफ़त पढ़ने का शौक था, तो मैंने मीडिया स्कूल ज्वाइन किया, मैंने वहाँ से डिग्री पूरी की। आप मीडिया में भी शायद है ना? मैंने आई डिड अ शो फॉर अ चैनल इंग्लिश, एक वो करंट अफेयर्स का शो था नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, वो कुछ 5-6 महीने किया, रेडियो को जैसा किया। परस्यू में इसलिए नहीं कर सका कि थोड़ा सा फिर काम शाम कारोबार चल गए, तो आई वांटेड टू गिव टाइम टू दिस एज वेल। किस तरह से? अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर भी देन, तो इतनी जगहों पे आपने अपने आप को जो है ना एडजस्ट करते रहे। तो मेरा हमना मसला प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक मैं ना एक चीज़ में शायद अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता, तो ऐसे कि आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। मैंने कारोबार भी मुख्तलिफ किस्म के किए हैं, काफ़ी ज़्यादा नाकामियाँ भी हैं, लॉट ऑफ फेलियर्स, बट यकीन करें फिर फेलियर्स के बाद सक्सेस भी आती है अल्लाह की तरफ से। तो बचपन में मुझे शौक था कि मैं भी स्कूल में बाकी बच्चों की तरह तकरीरें करूँ, यू नो डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करूँ, वो मुझे मौका नहीं मिला। वो सारे मैंने शौक अपने ना यूनिवर्सिटी के बाद पूरे किए हैं। यूनिवर्सिटी में जाके इवेंट्स विन करना, MUNs विन करना और तकरीरें करना, सियासी तौर पे एक्टिव होना, यू नो बीइंग एन लाइफ पर्सन। मैंने अपनी ज़िंदगी जी है यूनिवर्सिटी के बाद, जब मैंने अपने आप को हकीर समझना ख़त्म किया, जब मैंने अपने आप को मजलूम समझना ख़त्म किया, एंड मैंने मेंटली डिसाइडेड ना कि यार मैं मजलूम नहीं हूँ, एंड आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ ना, तो मुख्तलिफ मामलात हो गए। पहले मुझे लगता था कि अल्लाह ताला ने मुझे ना कोई नेमत, कोई रहमत, कोई बरकत नहीं दी, सब मुझसे छीना गया। फिर जब मुझे समझ लगी ना कि मुझे अल्लाह ताला ने बातचीत करने का एक स्किल दी है, मुझे अल्लाह ने जहानत दी है, मैं पढ़ लिख सकता हूँ, फिर मैंने पढ़ाई भी मुकम्मल की, मैंने फिर 4 GPAs भी लिए, मैंने फिर मेडल्स भी लिए, मैंने फिर सब कुछ लिया। तो फिर करते करते नाउ टुडे व्हेन आई मीट पीपल एंड सी पीपल, लोग मुझे कहते हैं यार तुम ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील होते हो। उसकी वजह ये नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, नाउ आई फील नॉर्मल विद अदर पीपल, आई नो कि आई कैन कम्पीट विद देम एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये कहाँ तक है आपके लाइफ का एक्सपीरियंस और बिलीव है कि अल्लाह में अगर एक रास्ता बंद करते हैं और बहुत से रास्ते आपके लिए खोल देते हैं, तो ये आपकी लाइफ में कितना? आई थिंक मेरी लाइफ का मंत्रा 100% यही है। जब एक वो टाइम था मैं थोड़ा सा लादीन हो गया था, मतलब मुझे अल्लाह से भी गिले शिकवे पे रहते थे कि मतलब मेरे साथ जुल्म हो रहा है। आई एम आल्सो इसी वाली फील्ड में आपको। लेकिन फिर उसके बाद मुझे अल्लाह ने इतना तवक्कुल दी है कि मैं इस किस्म के तवक्कुल में चला जाता हूँ कभी कभी कि लोग कहते हैं यार ये अनरियल बातें कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, कारोबार हो, पढ़ाई हो, ज़ाती लोगों से वाबस्तगी हो, हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा शामिल है।
और मैं ये कहता हूँ कि जो मैं ख्वाहिश कर लूँ, जो मैं सोच लूँ, अल्लाह ताला पूरी कर देता है। देर सवेर हो सकती है, अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह आपको कब नवाजेगा। आपने सब्र शुक्र करना है, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, आपने सब्र शुक्र करना है। आई थिंक दैट्स माई मंत्रा इन लाइफ। अच्छा, एंट्रेंस में मैंने देखा आपका हैवी मामलात, अभी आपने कहा बहुत से ज़रूरी मामलात थे, देन हैवी मामलात एज रेस्टोरेंट्स। ये देखिए, ये अभी हम लोग चाय महफिल में मौजूद हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हम लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन है इस टाइम, आपको पता है। आई वुड से कि दिस प्लेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ माई थॉट। हम इससे पहले भी रेस्टोरेंट चलाते रहे हैं, काम करते रहे और भी हैं, लेकिन दिस प्लेस, ऑल द कलर्स यू सी हियर, ऑल द वाइब इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू फ्रॉम माई हार्ट। तो हमने बस ये सोचा कि इसको ऐसे बनाते हैं। हमने एंट्रेंस पे मेरा पोर्ट्रेट लगाया है आर्ट फोर्ट का ना। उसकी वजह ये थी कि देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी, फॉर द पीपल एट लार्ज, कि लोगों को ये दिखाया जाए कि यार माजूर अफराद या पीपल विद चैलेंजेस आर थ्राइविंग इन लाइफ ना। अगर मैं अपने आप को एक बखूबी एक काबिल इंसान समझूंगा तो मैं लोगों के लिए मसले राह बन सकता हूँ, एंड नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज, फॉर एवरीवन एट लार्ज ना। तो मुझसे हाँ, तो परसेप्शन चेंज करने की बात है। इस पोर्ट्रेट की वजह ये नहीं है कि मुझे मशहूर होने का शौक है। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कितना ये परसेप्शन जो कि आप, मुझे तो लगता है कि शेक होता है, रोज शेक होता है। आप यकीन करें, एवरी डे व्हेन पीपल कम हियर, मैं घूम फिर रहा होता हूँ, मामला देख रहा होता हूँ, तो लोग ना थोड़ा घबराते हुए मिलते हुए, फिर मिलते हुए कि यार आप क्या, ये उनको समझ नहीं आता। यू स्टार्टेड इन 2000, ये हमने 2020 के आखिर में, दिस पर्टिकुलर प्लेस हमने 2020 में शुरू की, बट हम लोग फूड इंडस्ट्री के अंदर आए थे 2012 के अंदर। तो जब हमने शुरू किया था, हमें कुछ भी नहीं आता था, बड़े छोटे स्केल से शुरू किया हम लोगों ने, लेकिन वो कैफे रूफटॉप एग्जैक्टली। तो ये था कि एक कंपाउंडिंग थी, एक हमारी लर्निंग बढ़ती गई, हमें अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे मेंटोर्स मिले, बहुत लोगों ने सिखाया, समझाया, सिखाया। तो अल्लाह की रज़ा थी और आगे चलते। अभी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, तो आई थिंक इट्स वन स्टेप एट अ टाइम। ऑब्वियसली आपने बताया कि मैंने खुद से स्टार्ट किया, तो क्या फैमिली सपोर्ट थी आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने में, या अपनी पहली कोई इनकम बनाई, कोई हम लोगों ने जितने भी कारोबार आज तक किए हैं, ये भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी कर रहे हैं, उसमें आप यकीन जाने दी मैजिक ऑफ इंटरनेट के ज़रिए मैंने पैसे कमाना शुरू किए, और वहीं से पहला रुपया बनाया, 5 रुपये बनाए, 10 रुपये बनाए, ये सब कुछ वहाँ से चल कर आया। ऑल द मनी आई मेड, ऑल द सेविंग्स आई डिड वाज फ्रॉम इंटरनेट। मुझे घर से सपोर्ट हासिल ये थी कि मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ा इंकरेज किया। मैं पहले, हमारे पास घर पे इंटरनेट नहीं हुआ करता, मैं नेट कैफ़े जाया करता था, तो मैं पैदल जा रहा हूँ गर्मी में, बैसाखियों में जा रहा हूँ और मुझे पसीना आ रहा है, मैं तंग हुआ हूँ, लेकिन वो उस टाइम की मेहनत ना अल्हम्दुलिल्लाह आज रंग लाई, यानी स्ट्रगल वर्क्स हुआ थे। अच्छा ज़ीशान, अगर ओवरऑल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हमारा माशरा या कल्चर ऐसा है कि डिसेबिलिटी वर्ड की एक्सेप्टेंस ना यहाँ पे नहीं है, तो लोगों का रवैया आपके साथ एज बिजनेसमैन आपसे मिलते हैं तो किस तरह का है, और आप इसमें किस तरह से इसको बदल सकते हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि नेवर गिव अप। देखिए, इसमें जब मुझे कोई भी इंसान आके मिलता है और अगर उनको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड क्या, तो मुझे बड़ा वो मुख्तलिफ तरीके ट्रीट करते हैं। जो एक आम रवैया है कि आप माजूर अफराद को ट्रीट करने का पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं अभी तकरीबन कोई 3 दहाइयाँ ज़िंदगी गुजार ली इस मुल्क के अंदर, तो अभी तो हम इस्लामाबाद में रहते हैं ना, यहाँ पे ज़िंदगी एक माजूर आदमी के लिए फेयरली आसान है। अगर आप जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों में जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आई टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, में अपनी लाइफ से लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फिर ट्राई के में हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर माजूर अफराद के लिए, इदारों के साथ मिल के भी, सरकारी सतह पर भी। अभी रिसेंट भी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, काबीना ने उसको अप्रूव किया। तो हम चाह रहे हैं कि माजूर अफराद को एटलीस्ट इस्लामाबाद से शुरू करके इस पूरे रीजन से अवेयरनेस पे काम कर सकें। लास्ट वन क्वेश्चन, जितने भी यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डेड लाइफ में मोटिवेट होने के लिए और नेवर गिव अप? मैं देखिए यंग लोगों को ये बोलूँगा कि सबसे पहले ना सोशल मीडिया के जो ये भूत सवार हैं सारों पे, इससे निकल आए। आप यकीन जानिए कि देखें सोशल मीडिया ने ना रेस बढ़ा दी है लोगों के बीच में। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे देखते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ, आप इमेजिन करते हैं कि इनकी लाइफ कितनी नेक्स्ट लेवल है, कितने खूबसूरत, कितने मज़े में रह रहे हैं। वो आप सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना हाँ, देखें आप rather than you're focusing on people's lives कि वो ज़िंदगी में कैसे हैं, जो कि मेजॉरिटी झूठ होता है, फेक होता है, you know, it's a facade, एक वो है, it's a fantasy world, ऐसे ही है। तो आप ज़िंदगी में अपनी स्ट्रेंथ्स को तलाश करें। आप ज़िंदगी में ना रेस ना बनाएं। ये जो आगे ना कि 25 साल तक मैंने मिलियनर बनना है, 30 साल तक मिलियनर, ये मिलियन इसने ख़राब कर दिया कल्चर। मेरा ज़ाती ख्याल है। जितने यंगस्टर्स हैं वैसे ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि मुझे भी शौक है कि मैं भी बिलियनर बनूँ, लेकिन टेक योर टाइम ना, take your time to build yourself. क्या है 25 then 30 और then you are when you put a number on your life ना, तो ये ज़िंदगी नहीं जी रही, ये ग़ुलामी है। आप आज़ाद ख्याल बने, आप मेहनत करें, आप पैसे कमाएं, आप शोहरत कमाएं, आप लोगों के लिए अच्छे काम करें, सब कुछ करें। तो डोंट स्ट्रेस आउट,
आप अगर पढ़ाई में फ़ेल होते हैं, कारोबार में फ़ेल होते हैं, ज़िंदगी में फ़ेल होते हैं, कोशिश करते रहें। अगर आप फेलियर नहीं हो रहे ना तो आप फिर कामयाब भी नहीं हो सकते। कामयाब ही नहीं। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। तो बस ये कहूँगा कि अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे सपोर्ट सिस्टम बनाएं, लोगों के काम आएँ और बस मेहनत करें। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच ज़ीशान, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको बहुत आगे जाता हुआ देखी इसी तरह और इसी सोच के साथ। थैंक यू सो मच। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, जो कि हम मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत भी आपके लिए लेकर आते हैं जो अमूमी तौर पर डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनते हैं। मुल्की तारीख में जश्न आज़ादी के हवाले से जो कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास हुआ, मुख्तलिफ इजलास हुए, जिसमें बच्चों को भी कौमी असम्बली तक रसाई दी गई, और उसके साथ एक चीज़ जिसको बड़ा सराहा गया वो थी ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को भी असम्बली फ्लोर देना और उनको भी खिताब का मौका देना। तो आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें ख्वाजा सरा बबली मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, मैं एक बात बड़ी माजरत के साथ कहूँगी, अगर ऐवान में किसी की दिल आज़ारी ना हो, इस साथ वीडियो चल भी रही है। उन्होंने कहा कि इस ऐवान में काफ़ी देर से मैं एक जुमला सुनती रही हूँ कि मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ठीक है हम ख़वातीन या हज़रात के ज़ुमरे में नहीं आते, लेकिन अगर आप इसके बजाय मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल कह दें तो क्या ही बात है। तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने फिर हाज़रीन मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कहकर उनको बुलाना शुरू किया, क्योंकि ओबियसली हाज़रीन महफ़िल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि असम्बली का इजलास था। खैर, बबली मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी ये दिल आज़ारी क्यों हुई और इस दिल आज़ारी को लेकर वो फर्दर क्या सोचती हैं, क्या प्लान्स उनके माइंड में है, इसी हवाले से हमने बात करनी। बबली मलिक की वीडियो देखकर हम समेत बहुत सारे सोशल मीडिया जो लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आई और एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, और जिस पोलाइट और धीमे लहजे में उन्होंने ये बात कन्वे की, उसको सुनकर मेरे ख्याल से वैसे ही हम सबको ये कहने की ज़रूरत है और ये प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए। बबली मलिक चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच बबली साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो इस खिताब के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे जो आपने कौमी असम्बली में किया, और ये तो आपने एक दफ़ा कोट जो कह लें वहाँ पर बोल दिया। नॉर्मली आम जिंदगी में तो आपको ये सब बातें सुनने को मिलती होंगी, तो आप उनको भी इतनी ही पोलाइटली से कहती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया और सुनने वालों का। देखें, नॉर्मल लाइफ, हमारी तो लाइफ ही A to Z ऐसी ही है कि ये जुमला ख़वातीन व हज़रात शायद हम पैदाइश से मरने तक सुनते हैं कि कहीं हमारी साथ का जिक्र ना हो। ठीक है, तो उस दिन भी असम्बली के अंदर जब कहा गया मुखातिब करने के लिए, तो मैंने कहा कि मेरी जो शनाख्त है वो अर्ज़ पाकिस्तान ने दी है, तो मुझे फिर अपना भी लिया जाए। तो जब हम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जेंडर उस ऐवान में मौजूद हैं, जो कि बहुत मोतबर जगह है और मेरे लिए बहुत ऊंचा मुकाम रखता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सबको एड्रेस कर लिया गया। लेकिन लफ्ज़ अगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन हज़रात तक रुकता है या ख़वातीन हज़रात तक रुकता है, तो इसका मतलब ये है कि ख़वातीन और हज़रात के अलावा कोई भी जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो इसकी वजह क्या आपको कहीं स्पीकर साहब की कंफ्यूजन ही लगी, या फिर हमारे रोज़मर्रा मामलात में वाकई ट्रांसजेंडर्स का वो मुकाम ना होना, या हो सकता है कि उनकी उर्दू अच्छी ना हो, ऐसा भी हो सकता है बबली साहिबा? नहीं, मैं जनाब स्पीकर साहब की दिल से इज्जत भी करती हूँ और यहाँ पे तारीफ भी करूँगी कि जिस खुलूस दिली से और खुश दिली से। बबली साहिबा, आपको माजरत के साथ जरा रोकना पड़ेगा, एक न्यूज़ अपडेट हमारे पास आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कि सदादे पोलियो के हवाले से एक तकरीब है, वहाँ पे मौजूद हैं, उस जानिब हमने जाना है, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हमारी कोशिश करें कि कनेक्ट करें और आपको बराह रास्त दिखाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से एक तकरीब है, वहाँ पे मौजूद है। आज से इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, पोलियो मुहिम का। इस हवाले से आज ये तकरीब होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, और उसके अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्टली उस पर कट भी करें। और इससे पहले हम जो बात कर रहे थे बबली मलिक साहिबा से, उनसे भी मज़ीद आने वाले बुलेटिन में आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त चूँकि इस पे जाने से पहले हमारे साथ बबली मलिक साहिबा, जो कि जिनका ताल्लुक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है, न सिर्फ कम्युनिटी से ताल्लुक है बल्कि एक एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम उनके नेशनल असम्बली में स्पीच के हवाले से और उनके सोशल वर्क के हवाले से बात करते हैं। बबली साहिबा, आप प्लीज़ अपनी बात जहाँ से आपने छोड़ी थी ज़रूर उसको मुकम्मल कीजिएगा, और उसके साथ साथ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, मतलब ट्रांसजेंडर्स का कौमी असम्बली के फ्लोर तक पहुँच जाना, इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट आई बिलीव हमारी जैसी सोसाइटी में। आप इसको कैसे देख रही है और फर्दर क्या मुश्किलात हैं स्टिल जिन पे काबू पाना है?
जी बिल्कुल, यहाँ पे बात पूछी जा रही थी कि जनाब स्पीकर साहब जिनसे हैं उनकी उर्दू कमजोरियाँ, कुछ ऐसा मैं ये नहीं समझती। असल में ये लैक ऑफ नॉलेज है जो सोसाइटी के अंदर है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एड्रेस कैसे किया जाए। और क्योंकि कभी पार्लियामेंट में किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एंट्री नहीं हुई या उसे मौका ही नहीं मिला, तो फर्स्ट टाइम था, तो जैसा भी उन्होंने मुझे मुखातिब किया, मुझे उससे कोई गिला नहीं है, लेकिन अब उम्मीद और यकीन यही है कि आने वाले वक्तों में वो उसी तरह मुखातिब करेंगे जैसा कि मैंने उनसे गुजारिश की है। अब एक पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जब मेरा जाना हुआ, तो मैंने वहाँ पे इस फ्लोर पे बड़ी एक रिक्वेस्ट की थी, वो ये की थी कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मंशूर में ये चीज़ बनाएं और लिखें कि वो कोई ना कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को अपने साथ लेके चले। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो मिल के एक लाए अमल तैयार करें कि एक ट्रांसजेंडर के लिए कोई मखसूस नशिस्त चुनसी है वो हमारे ऐवान में मौजूद हो, ताकि वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस करती है उसको हल किया जा सके, उनको देखा जा सके, और वो जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की राह में हायल हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाए। जब तक कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव खुद आके आपको ये चीजें नहीं डिस्कस करेगा हमारे मुअज़्ज़ज़ ज़बान के अंदर, तब तक पॉलिसी मेकिंग और ये चीजें ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। बबली मलिक साहिबा, चूंकि मेरे पास वक्त कम है, हम चाहेंगे आपसे आखिर में सवाल ये भी मैं करूं कि ऑब्वियसली जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई, इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर मामला भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर बेहतर हुए हैं और इसमें मजीद भी बेहतर होने की ज़रूरत है। क्या आप चूँकि एक्टिविस्ट भी हैं, किस तौर पे आप सजेशन देंगी? जो चैलेंजेस आपने खुद भी कहा कि रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे आपको होना चाहिए कि आप उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करा सकें, तो मजीद क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? स्ट्रेटेजी यही है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे और उनको अपनी रिक्वेस्ट देंगे और उनको ये कहेंगे कि वो इसको एक अपना हिस्सा बना लें। इस सेनेट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लीडर की जगह होनी चाहिए, उसकी मखसूस नशिस्त होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करती हूँ, तो आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गाय बगाई छोटे छोटे क्लिप जो उनसे हैं वो अबाउट ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी और अबाउट जेंडर एक्स के बारे में जो उनसे हैं, वो अगर मीडिया कैंपेन्स का हिस्सा बन जाएं तो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने में सोसाइटी को बहुत बड़ा मसला हो सकता है, बहुत बड़ा हल आपकी तरफ से आ सकता है। हम कोशिश करते हैं ऐसा हो, और अब जिस तरीके से आप भी बात कर रही हैं बहुत मुनासिब है, ये प्लान ऐसे मिलने चाहिए आपको। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में ज़रूर आपसे इन डिटेल्स भी बात करेंगे। बबली साहब अभी वक्त कम है। बबली मलिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन उससे पहले जी कुछ ब्रेक में मुश्किलात हुई। हमारा फ़ोन नहीं चल रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो इत्तलात आई कि मुल्क भर में PTCL की इंटरनेट सर्विस डाउन होने की शिकायत आई है। दफातर और घरों में PTCL की जो इंटरनेट सर्विस है वो मुतासर हुई है। तर्जुमान PTA के मुताबिक PTCL जो डेटा नेट है, डेटा नेटवर्क्स में जो मसाइल की इत्तलात आ रही हैं, शुमाल और जनूब डेटा नेटवर्क वर्क्स में जो खराबी पैदा हुई है, और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि मामला क्या है, और सूरत हाल भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मछली जो ना वो तार काट के चली गई है, ऐसे हमें ये हमारी तरह है। खैर, चूंकि शो खत्म होने वाला है, दिस इज द लास्ट शो फॉर दिस वीक, और वीकेंड हमारे सर पे है और शुक्र निकला है इनके जहन से, तो वीक से लिंक करें हम तो ट्रैवलिंग या ट्रैकिंग माइंड में आती है, बड़ा जबरदस्त आइडिया हो सकता है। जनाब, एक खबर है हमारे पास वो 3 अमरीकी दोस्तों के बारे में जिन्होंने सिर्फ 5 दिन 13 घंटे और 10 मिनट में तमाम 50 अमरीकी रियासतें उनको विजिट किया, उनका दौरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिया है। तीनों दोस्तों ने वॉर्मोंट से लेकर ये इस सफर का आगाज किया। तीनों दोस्तों ने कार के जरिए अपना सफर मुकम्मल किया, जबकि हवाई और अलास्का हवाई जहाज में गए, चूंकि वहां पे सड़क के जरिए जाना मुमकिन नहीं था। इन यंगस्टर्स का ये कहना है जी, ये तजर्बा अल्फाज में नहीं बता सकते। सफ़र थकाने वाला तो था, लेकिन रास्ते में जो हमने देखा वो हम बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तुलुए आफ्ताब के जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो ज़रूर हमें याद रह गए, और इन
तीनों दोस्तों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। आप अमेरिका की सभी रियासतें तो नहीं देख सकते माय डियर पाकिस्तानीज, लेकिन आप पाकिस्तान के 4 सूबे देखने की कोशिश करें। हो सकता है आपका नाम भी किसी ऐसी बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आ जाए और आपका नाम भी लिया जाए। मैंने सीरियस होके हाँ, मैंने सीरियस होकर बात की है। मैंने नहीं भाई, दिया। वो मैंने 35 बिल्कुल करोड़ है, सीरियस 24 करोड़ है, तो मतलब 50 रियासतें, मेरे ख्याल से अमेरिका में रहने वाले लोगों ने पूरी स्टेट्स नहीं देखी होंगी। लेकिन जैसा रोड नेटवर्क है और आजकल सैलाब भी है, तो कोशिश करें कुछ अरसे बाद ही कोशिश करें। खैर, प्रोग्राम खत्म करने से पहले पोलियो के हवाले से कैंपेन का आगाज हो रहा है और मुल्तान से रिपोर्टेडली केस भी सामने आया है। सो जो भी पोलियो टीम्स आपके पास आती हैं, अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाइए और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए। इस नोट पे आपसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, लेकिन कल परसों हमें छुट्टी है, आपको छुट्टी नहीं है। आपने बेस्ट ऑफ देखना है और जरूर देखना है और हमें फीडबैक देना है मंडे तक के लिए। अल्लाह हाफिज।